फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, इंदु मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। तुम दोनों का नाच देखकर अगर तुम दोनों भीड़ जुटाने में कामयाब हो गई तो बस यह समझ लो कि तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे। तुम दोनों के मिलाकर 50 रुपये कर दूंगी। और 50 रुपये का नाम सुनकर महुआ के तो होश उड़े जा रहे थे। वहीं पर ताली बजाकर उछलने लगी और महुआ की खुशी देखकर इंदु मैडम धीरे से मुस्कुराने लगी। अब आगे। महुआ और छम्मो बहुत खुश हो गए थे। वह दोनों खुशी खुशी घर जाने लगी और तभी इंदु मैडम ने उन्हें पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, 1 मिनट रुको जरा। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने पर्स से 5 रुपये निकाल कर छम्मो को देते हुए कहा, यह तुम्हारी पेशगी है, इसे रख लो। और एक बात याद रखना, अब तुम्हारा हमसे अनुबंध हो गया है, अब कहीं और मत जाना। फिर चाहे तुम्हें कोई कितना भी बहलाए फुसलाए, काम तुम्हें यही करना है, समझी तुम। महुआ और छम्मो को इन रुपयों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह तो जैसे साक्षात भगवान ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया था। छम्मो ने वो रुपए अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ लिए और एक बार फिर इंदु मैडम के पैर लगते हुए कहने लगी, हमारी क्या मजाल जो आपका ठिकाना छोड़कर कहीं और जाएं। अब तो जिंदगी भर आपके पास ही काम करूंगी। सच कह रही हूँ इंदु मैडम, आपने तो जिंदगी बदल दी हमारी। इंदु मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा, अब जाओ। और हाँ, कल समय पर आ जाना। हमारे यहाँ 2 बार शिफ्ट होती है, एक बार दोपहर में आना होगा और एक बार रात को। तो ठीक है ना मंजूर तुम्हें? तुम्हें है ना? छम्मो ने गर्दन हिलाते हुए कहा, सब कुछ मंजूर है, अब हम चलते हैं। छम्मो दूर से बार बार हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहती जा रही थी और महुआ उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। छम्मो और महुआ नाटक कंपनी से निकलकर सीधे बाजार चले गए और वहां जाकर सबसे पहले छम्मो ने घर गृहस्थी का सामान खरीदा, आटा चावल दाल, और फिर सब कुछ लेकर भी उसके पास 2.5 रुपये बचे थे। उसने उन रुपयों को भी संभाल कर अपनी चुन्नी की गांठ में बांध लिया। छम्मो बहुत खुश थी। उसने चहकते हुए महुआ से कहा, अरे वाह, सारा सामान खरीदने के बाद भी अभी पैसा बचा हुआ है। मन तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हारे होने वाली भाई या बहन के लिए कोई छोटा सा कपड़ा खरीद लूं। मेरे तो कभी बच्चे नहीं हुए, पर सच कह रही हूँ, मुझे बच्चों का बहुत शौक है। तुम देखना, जब तुम्हारा भाई या बहन आएगा तो उसे मैं ही पालूंगी। राधिका तो सिर्फ उसे खिलाने पिलाने के लिए रहेगी, बाकी सारा काम मैं ही करूंगी। मैं उसकी यशोदा माँ बनूंगी और वह मेरा कृष्ण कन्हैया। महुआ ने हंसते हुए छम्मो से कहा, अच्छा, आपको पूरा यकीन है कि मेरे यहाँ भाई ही होगा? छम्मो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हें पता है, मैं औरत को देखकर बता देती हूँ कि लड़का होगा या लड़की। और राधिका को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि उसके यहाँ कन्हैया जन्म लेंगे। तुम्हारे घर भाई आएगा और देखा जाए तो तुम्हें भाई की ज़रूरत भी है। परिवार पूरा हो जाता है। तुम्हें भी तो राखी बांधने के लिए एक भाई चाहिए, है ना? महुआ ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, वैसे तो आप ठीक ही कह रही हैं। खैर, जो भी होगा, मैं तो उसे बहुत प्यार करूँगी क्योंकि वह मुझसे बहुत छोटा होगा, पूरे 15 साल छोटा। आपको पता है मौसी, मुझ में और मेरी माँ में भी इतना ही फ़र्क है, 15 साल का। और अब मेरे भाई बहन में भी इतना ही फ़र्क होगा। कितनी अजीब बात है ना? महुआ की बात सुनकर जैसे छम्मो को सुबह की बात याद आ गई, वही बात जो राधिका विवेक से कह रही थी, और उसका चेहरा उदास हो गया। महुआ ने उसका चेहरा देखते हुए उससे कहा, क्या हुआ मौसी, आप कुछ बोलते बोलते चुप हो गई। छम्मो ने महुआ से कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गई हूँ, चलो अब घर चलते हैं। और फिर वह दोनों अपने घर आ गए। राधिका और विवेक बेसब्री से उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। महुआ दूर से ही चीखते हुए और उछलते हुए झोपड़ी के अंदर गई और राधिका के गले लगते हुए उसने कहा, माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं और मौसी अब कल से नौकरी पर जाया करेंगे। पीछे से छम्मो भी झोपड़ी के अंदर आई और उसने मुस्कुराते हुए राधिका से कहा,
यह ठीक कह रही है, हमें उन लोगों ने नौकरी पर रख लिया है। अब कल से हम दोनों दिन में 2 बार वहाँ जाया करेंगे, एक बार दोपहर को और एक बार शाम को। और तुम्हें पता है वह लोग पैसा भी अच्छा दे रहे हैं। उन दोनों के मुंह से यह सुनकर राधिका और विवेक मुस्कुराने लगे। छम्मो के हाथ में इतना सारा सामान देखकर राधिका ने छम्मो से कहा, इतना सारा सामान, इतने पैसे कहाँ से आए? छम्मो ने मुस्कुराते हुए कहा, बस प्रभु की कृपा है। पता नहीं, हम तो खाली हाथ वापस आ रहे थे, पर अचानक इंदु मैडम को ना जाने क्या हुआ और उन्होंने हमें बुलाकर कुछ पैसे दे दिए। बस हमारी तो लॉटरी निकल गई। मैं तुरंत ही बाजार जाकर राशन पानी ले आई। अब आज मज़े से दावत उड़ाएंगे। और हाँ, आज हम लोग रात में समय से खा पी कर सो जाएंगे। कल से काम पर जाना है। छम्मो और राधिका ने मिलकर आज बहुत अच्छी तरह से खाना बनाया। न जाने कितने दिनों बाद नमक रोटी के अलावा कुछ और खाने को मिला था। खाने की थाली देखकर विवेक भी खुश हो गया। उसने छम्मो और महुआ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, आप दोनों तो हमारे परिवार की अन्नपूर्णा हो गई हैं। सच में छम्मो, तुमसे मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे परिवार की देखरेख अपने परिवार की तरह कर रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। छम्मो ने विवेक के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, छोटा भाई अपनी बहन को शुक्रिया नहीं कहता है। छम्मो के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर विवेक की आंखें डबडबा आई। उसने हैरानी से छम्मो को देखते हुए कहा, इतना पवित्र रिश्ता तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बन सकूं। लेकिन छम्मो, भाई तो अपनी बहन का ख्याल रखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहन अपने भाई का ख्याल रख रही है। छम्मो की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए विवेक से कहा, बस यह समझ लो, कुछ पुराना हिसाब किताब बाकी रह गया था तुमसे मेरा। भाई जाते समय मुझे सब कुछ दे दिया था, लेकिन मैं उससे माफ़ी भी नहीं मांग पाई। अब तुम्हारे रूप में ईश्वर ने मुझे दोबारा मेरा भाई लौटा दिया है और मैं अपने कर्मों के द्वारा अपने उस भाई से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिसे मैंने गलत समझा। विवेक हैरानी से छम्मो की बातें सुन रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है उसे छम्मो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इतना तो उसे भी समझ आ गया था कि छम्मो का कोई भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं है। आसमान के तले तारों को निहारते हुए छम्मो काफ़ी देर तक महुआ के सोने का इंतजार कर रही थी। महुआ भी थक गई थी और छम्मो की झोपड़ी में सोने चली गई। विवेक, राधिका और छम्मो अभी भी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। रात में झिंगुरों की आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो कोई संगीत चल रहा हो। खुले हुए आसमान में तारे हीरे मोतियों की तरह बिखरे हुए थे। छम्मो घास पर लेट गई थी। विवेक और राधिका एक दूसरे के कंधे पर सरक कर बैठे हुए थे। छम्मो ने विवेक और राधिका से कहा, तुम दोनों को सोने नहीं जाना है क्या? विवेक ने छम्मो से कहा, ज़्यादा खुशी मिले या ज़्यादा तकलीफ, दोनों में ही नींद गायब हो जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस बात की खुशी कि तुम दोनों को नौकरी मिल गई है मेरी नींद ही उड़ा ले गई है। अब मुश्किल से ही नींद आएगी। छम्मो ने उठकर बैठते हुए थोड़ा सा गंभीर होते हुए विवेक से कहा, तुम दोनों से कुछ बात करनी है, बहुत खास बात है। माफ़ करना, आज गलती से मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। जब तुम दोनों यह बात कर रहे थे कि महुआ तुम दोनों की बेटी नहीं है, यह सब सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। अगर महुआ तुम दोनों की बेटी नहीं है तो यह किसकी बेटी है? और तुम दोनों इसे इतने प्यार से कैसे पाल रहे हो? कौन है वह? वैसे इस बात का शक तो मुझे तभी हुआ था जब मैंने राधिका को देखा था। राधिका की उम्र और महुआ की उम्र में बहुत फ़र्क है। माँ और बेटी में इतनी कम उम्र का फासला होना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने सोचा जल्दी शादी हो गई तो बेटी भी जल्दी आ गई होगी शायद, लेकिन महुआ को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि वह हमारे बंजारे जाति से है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज है।
उसके हाव भाव, बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, यहाँ तक कि वह जिस काम को भी करती है इतनी कुशलता से करती है कि देखकर लगता है जैसे उसकी रगों में किसी बहुत अच्छे कुल का खून है। और यह बात मैं हमेशा से ही सोचती थी। ये बहुत लंबी कहानी है। महुआ शायद 4-5 महीने की या उससे भी छोटी रही होगी जब मेरी सौतेली माँ की माँ उसे लेकर आई थी। और फिर आंखों में आंसू लेकर भरे हुए गले से राधिका ने छम्मो को सारी बातें एक एक करके बता दी। राधिका की बातें सुनकर छम्मो की आंखों से आंसू बह रहे थे। छम्मो उठकर विवेक और राधिका के पास आई और उन दोनों के आगे हाथ जोड़ते हुए उसने जमीन से सर टिका दिया। विवेक और राधिका थोड़ा पीछे हट गए। विवेक ने चौंकते हुए छम्मो से कहा, यह क्या कह रही हो छम्मो? छम्मो ने विवेक और राधिका से कहा, तुम दोनों महान आत्माओं के चरण पड़ रही हूँ। इस मतलबी दुनिया में भी कोई इतना महान हो सकता है, इस बात का मुझे बिल्कुल भी भान नहीं था। लेकिन अब जब अपने सामने ऐसे लोगों को देख रही हूँ तो पता चल रहा है कि सचमुच अभी भी दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। तुम्हें और महुआ को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि महुआ तुम्हारी सगी बेटी नहीं है। तुम दोनों का निस्वार्थ प्रेम दयालुता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं तो सोचती थी कि मैं एक बच्चा गोद लेकर उसको पालूंगी। और सच कहूँ तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं कितना महान काम करने जा रही हूँ। लेकिन तुम दोनों को देखकर अब पता चल रहा है कि महानता क्या होती है। इतने कष्टों को सहकर, इतनी परेशानियों से निकलकर तुमने महुआ को इतनी अच्छी शिक्षा दी है। उस बच्ची को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि उसमें किसी चीज़ की कोई कमी है। सच में मैं तुम लोगों के आगे नतमस्तक हूँ। छम्मो की इतनी भारी बातें सुनकर विवेक और राधिका मुस्कुराने लगे। राधिका ने छम्मो से कहा, नहीं छम्मो, हमने कोई महान काम नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि अगर उस वक्त महुआ को वही अपनी सौतेली माँ के पास छोड़ कर आती तो शायद आज वह जीवित ना होती। राधिका की बात सुनकर छम्मो ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, कितनी बुरी औरत थी तुम्हारी सौतेली माँ और उनकी माँ। एक नन्ही सी जान की दुश्मन बन गई थी। लेकिन क्या तुम लोगों को नहीं लगता है कि तुम लोग उसे अपने साथ रखकर गलत कर रहे हो? तुम लोगों को कम से कम पता तो लगाना चाहिए कि आखिर महुआ किसकी बेटी है, क्योंकि उसे देखकर तो मुझे यही लगता है कि वह किसी बहुत अच्छे घर की बेटी है। और अगर यह बात सच है तो महुआ की जिंदगी संवर जाएगी। हम लोगों के पास उसे देने के लिए सिवाय परेशानियों के और कुछ भी नहीं है। अभी तो फिर भी ठीक है, तुम खुद सोचो राधिका, कुछ समय बाद हमारी महुआ ब्याह के लायक हो जाएगी, तब क्या होगा? तुम्हें नहीं लगता है कि वह हकदार है उस हर चीज की जो उसकी जिंदगी को बेहतर बनाती है? छम्मो की बात सुनकर राधिका के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं छम्मो, अब मैं इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। भले ही महुआ किसी की भी बेटी हो, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ और हमेशा रहूँगी। मरते दम तक मैं अपनी महुआ को कहीं नहीं भेज सकती हूँ। मेरे लिए मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जब मैं अपनी महुआ को किसी और के हाथों सौंपूंगी। मैं तो उसकी शादी की बात सोचकर ही दुखी हो जाती हूँ। और तुम कह रही हो कि मैं उसके परिवार को ढूंढकर उसे उसके परिवार को लौटा दूँ। यह मुझसे नहीं होगा। अब तुम चाहे मुझे स्वार्थी समझो या कुछ और, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं उसे एक अच्छा जीवन नहीं दे सकती हूँ तो क्या हुआ? इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छा जीवन नहीं दे पाते हैं। तो क्या उनके बच्चे जीते नहीं हैं? क्या मेरे पेट में पल रहा यह बच्चा जिएगा नहीं? इसको भी तो वही मिलेगा जो महुआ को मिल रहा है। देखो छम्मो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज तुमने यह बात कही कोई बात नहीं, लेकिन मेरी महुआ को मुझसे दूर करने वाली बात मैं सुनकर तो क्या सोच भी नहीं सकती हूँ। अब तुम कभी यह बात दोबारा अपने मुंह से मत निकालना। और रही बात उसके असली माता पिता की, तो उन्होंने क्यों नहीं इसे ढूंढा?
उन्होंने इसे क्यों नहीं ढूंढा? जाहिर सी बात है हमने घर बदल दिया हो, लेकिन नानी ने तो घर नहीं बदला ना, वह तो वही है ना। अगर इसके माँ बाप उसे ढूंढना चाहते हैं तो कब से इसे ले गए होते। 15 साल हो चुके हैं इस बात को, पता नहीं इसके परिवार का कोई है भी या नहीं, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महुआ मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। राधिका की बात सुनकर छम्मो ने उससे कुछ नहीं कहा। वह चुप हो गई थी। वह जानती थी कि अगर अब वह कुछ और कहेगी तो राधिका बुरी तरह से रो देगी। उसने राधिका का निश्चल प्रेम देखा था, इसलिए उसने उस बात को वहीं दफन कर दिया। राधिका और विवेक अपनी झोपड़ी में सोने आ गए थे। राधिका की आंखों में आंसू थे। वह कमरे में आई और उदास होकर लेट गई। विवेक ने राधिका से कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें छम्मो पर भरोसा नहीं? उसने यह सब इसलिए कहा क्योंकि सच में वो हमारी महुआ को बहुत प्यार करती है। वह हमारा बुरा नहीं चाहती है, ना ही महुआ का। राधिका ने विवेक के गले लगते हुए कहा, परेशानी तो यही है ना विवेक, हमारी जिंदगी में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनका खुद का भी कोई परिवार था ही नहीं। मैं अनाथ, तुम अनाथ, और एक छम्मो आई, वह खुद भी अनाथ। मेरी महुआ अनाथ नहीं, नहीं मेरी महुआ अनाथ नहीं है, उसके पास हम दोनों हैं। लेकिन मुझे डर लग रहा है विवेक, आज पहली बार यह राज किसी के आगे खुला है। कहीं यह किसी तूफान के आने का अंदेशा तो नहीं है? विवेक ने राधिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो राधिका। जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हमें सब कुछ मालूम हो के भी चुप रहना पड़ता है, और हम रहते भी हैं। हमने महुआ के साथ कुछ गलत नहीं किया है, और अगर देखा जाए तो छम्मो ठीक ही कह रही थी। अगर महुआ का परिवार मिल गया और वह सब ठीक ठाक हुए तो यह हमारी महुआ के लिए कितना अच्छा होगा। हम जानते हैं कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर उसकी भलाई के लिए हम अपना स्वार्थ छोड़ देंगे तो कितना अच्छा होगा। वैसे भी हमारा खुद का बच्चा भी अब इस दुनिया में आने वाला है, तो हम अकेले तो नहीं होंगे ना। तुम्हें नहीं लगता है राधिका कि महुआ को हक है कि वह अपने असली परिवार से मिले? उस बेचारी को तो कुछ भी नहीं पता था। 5 दिन की बच्ची को क्या पता होता है कि कौन उसका परिवार है, कौन नातेदार है। वह तो हमें ही अपना सब कुछ समझती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उसे सच्चा प्यार करते हैं तो हमें अपना स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। जब सही समय आए तो हमें उसके परिवार को ढूंढना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।